अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से एक बदतरीन शिकस्त पहले टेस्ट मैच में फेस की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और इसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ भी हमने देखी, सोशल मीडिया की जीनत रहीं, ऑडियो लीक्स का भी मुबैना तौर पर जिक्र आया, और 17 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वहाब रियाज साहब की तरफ से, उस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आया ये जो सिलेक्शन की गई है ये टोटली मेरिट पर है और जिन लोगों को अवॉइड किया गया है उसकी वजह क्या है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तुर्बत से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च की, जो कि एक बलोच नौजवान की एलिजिड किलिंग के बाद सामने आया, वो अब डेरा इस्माइल ख़ान में पहुँच चुका है और उनके मुतालिबात यही हैं कि इंसाफ जो है वो उनको फ़राहम किया जाए, और इस पर मुख्तलिफ जो शहरों की मैनेजमेंट्स हैं उनसे भी उनकी गुफ्तगू जारी रही, और अब भी ये लॉन्ग मार्च जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शंस का जो तस्करा है उस पर बात करते हैं, चूँकि जो वकला तंजीमें हैं, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, सिंध और पंजाब की बार काउंसिल हो, उनकी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो एतराज़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज कहा गया कि हल्का बंदियों का जो मामला है इसको हम इलेक्शन होने के बाद सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर ये प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर दरख्वास्तों का एक अंबार लग सकता है, डिले सामने आ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर एक आइनी बहरान खड़ा हो जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े तक नौबत आ जाए तो उसके बाद क्या होगा, और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है उस पर भी ताहयात नाअहली पर एक केस लगा दिया गया है, जो कि जनवरी के पहले हफ्ते में सुना जाएगा। चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तरक्की का दौर आता है तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। ये हादसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले कई मरतबा हम इन हादसों से दोचार हो चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहाँ तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में हैं, जिन्होंने अपनी सज़ाएं काट रहे हैं या जो बेल्स पे नहीं हैं, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुश्किल वक्त में पीटीआई के लिए। लेकिन नॉमिनेशन पेपर से फाइल करने से रोकना ये जमहूरी अमल नहीं है। इसी हवाले से बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कंवर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात की एक लंबी फहरिस्त सामने आई है और वो 2 मखसूस हलकों की बात कर रहे हैं। जेहलम और हाफिज़ाबाद की जो नशिस्त है, कहा यह जा रहा है कि आबादी एक ही जितनी है तकरीबन, लेकिन इसी आबादी के पैरामीटर के ऊपर जेहलम को 2 सीट्स दी गई हैं, हाफिज़ाबाद को 1 सीट दी गई है। तो क्या लगता है कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन में डिले भी पैदा कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं है, वाकई रिफॉर्म का एजेंडा है बार काउंसिल का? बार काउंसिल अपनी जगह भी काबिल एहतराम इदारा है, और वो वकला की तंजीमों का एक ग्रुप तंजीमों का एक इदारा है, हम एहतराम करते हैं। लेकिन उनके अंदर के जो हैं, जो बार काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं, वो भी इस मामले में तकसीम हो चुके हैं। उनका कहना ये है कि जब ऐसे मौके पर जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो अचानक इस हाफिज़ाबाद उनको कहाँ से याद आ गया और जेहलम कहाँ से याद आ गया। पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान की है, तो हाफिज़ाबाद और जेहलम की तरह याद आ गए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आइन का आर्टिकल 51 जो है उसका सब सेक्शन 5 है, उसमें लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने उसी सीटें जो उस सूबे में होगी, जिले में होगी, उसकी मुताबिक ही उन्होंने करना है। तो ठीक है, वो 10% आबादी का बकायदा 9.5 लाख इन्होंने रेशो लगाया था, लेकिन बाज़ ऐसी जगह पे होगी जहाँ आबादी बढ़ के ये आबादी ज्यादा होगी, या सीटें वही एडजस्ट करनी है, और इलेक्शन के पाकिस्तान के पास इख्तियारात ही नहीं है आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 के तहत कि वो एक सूबे में दूसरे सूबे में सीटें अपने भिजवा दें, या वहाँ आगे कम बेशी होती है वहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो मुश्तरका पार्लियामेंट कर सकेगी। तो ये उसमें मतलब आप इसको बेज़ाब्तगियां नहीं समझते बड़े स्केल पे? नहीं, इसमें बड़ी बात यह है कि मैं आप दोस्तों के लोगों ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो मुतालबा किया है, तो जरा इंडिया का भी देख रहे हैं, जरा वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंडिया की जो एक ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जरी की, वो 35 से लेकर 40 लाख तक है, 35 लाख से 40 लाख तक।
तो यहाँ हमारी 9.5 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख हो भी जाए तो कोई आबादी के तनासब के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंडिया में 50 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो यहाँ 10 से 12 लाख हो गई है, तो क्या कौन सा एतराज हो गया? बिल्कुल। और हल्का बंदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है कि इलेक्शन के बाद हम इनको सुनेंगे तहफ़्फ़ुज़ात को, उसकी वजह यह है कि अगर अभी से हमने ये प्रोसेस शुरू किया तो दरखास्तों का अंबार लग जाएगा। आपको लगता है कि सही अप्रोच है इस पे? नहीं, सिर्फ अब एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो सरकारी गज़ट नोटिफिकेशन को तस्लीम करते हुए ये कहा कि अब हल्का बंदियों को पाकिस्तान भर में किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना नोटिफिकेशन की, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम कर दिया, तो सही कर दी। तो अब फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं रहा, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सुनेंगे। जी हाँ, खत्म होगी बात। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके उसमें उसकी प्रॉपर्टी हो गई ये फैसला। सही। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बार एसोसिएशंस के, बार काउंसिल्स के, अगर इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो नया बहरान खड़ा नहीं हो जाएगा इस स्टेज पे? कौन रिप्लेस करेगा उनको? पहले तो ये कहना ही कबल वक्त है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह की स्टेटमेंटों से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह इस्तीफा दे दें तो पाकिस्तान के इदारों के तमाम सरबराह जो अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल, ये बातें तो ऐसी अखबारियां होती है, कोई और इस्तीफा नहीं देना, ना कोई बुरान पैदा होना। इसके बाद जब दे जो इस्तीफा बुरान पैदा हो। कुंवर साहब, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें ऐसा होता है तो सीनियर मोस्ट उनको रिप्लेस कर सकता है फिर? हम इस फुर्दे पर जाते ही नहीं। अच्छा, मैं सिकंदर सुल्तान राजा की तबीयत को समझता हूँ, वो बहुत दलेर आदमी है, बड़े बहादुर आदमी है, वो ऐसे फेस को फेस करेंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। सही। और इसके अलावा जो हामिद खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा वकला तंजीमें हैं वो नुमाइंदगी नहीं करती वकला की, तो ये डिवाइड जो है इनमें भी बड़े फ्रंट पेज पर है, फ्रंट पेज की खबर है उनकी कि मुझे हैरानगी हुई है कि इनको इशारा कहाँ से मिला है। तो उनके एक इंतहाई अहम रहनुमा जिनका के बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ज्यादा बड़ा मुकाम है हामिद खान का, वो कहते हैं कि मुझे हैरानगी हुई, इशारा कहाँ से मिला इनको। आखिरी सवाल कुंवर साहब ये बताइएगा, अली जफर साहब ने ये कहा है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका फैसला तो फिर अपना रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ बाकायदा एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। तो ये फैसला स्टेप बाय स्टेप जाएगा। मतलब एक विंडो अभी उनके लिए खुली हुई है, इलेक्शन लड़ सकते हैं वो अभी फिलहाल तो इलेक्शन लड़ने के लिए रास्ता हमवार है उनके लिए। और अली जफर भी पाकिस्तान के मुमताज सियासतदान है, सेनेटर है, तो उन्होंने जो कहा है उसमें भी वजन है, लेकिन इसका फैसला करेगा इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि ये जो वकला और बार काउंसिल्स की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है उनको लगता है कि इसमें कोई मंतक, कोई रीज़न नहीं है। और साथ साथ ये कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन उनके लिए अब भी एक रास्ता बाकी है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। इन्हीं तमाम सियासी मौज़ूआत पर बात करने के लिए रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़िया निगार हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पहले तो जो PTI के जो एक्स चेयरमैन हैं, बानी कह लें आप, खान साहब की बात हो रही है, उनका इलेक्शन लड़ने की पॉसिबिलिटी अब भी बाकी होना, कानूनी तौर पे तो कहा जा रहा है कि रास्ता अभी बाकी है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी ये पॉसिबल है? शुक्रिया मुजम्मिल, प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। देखिए, उनके लिए कानूनी और सियासी दोनों तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। जहाँ तक कानूनी पोजीशन है, उनकी जो सज़ा थी वो जो वर्डिक्ट था वो सस्पेंड हुआ था, लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार है, जो इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए की थी। 5 साल जो है वो अभी जारी हैं। और उसके अलावा आपने देखा है कि मजीद कई केसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। तो जो सूरत हाल है सियासी, उसमें तो बहुत वाज़ेह है कि उनको इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं वो ले पाएंगे। और कैंपेन तो दूर की बात है, वो उनकी शायद जो कागजात हैं वो भी नहीं जमा होंगे। और उसकी बुनियादी वजह आपको मालूम ही है, आपको भी और नाज़रीन को भी मालूम है कि इस वक्त जिस हद तक उनकी मुखासमत बढ़ चुकी है आगे इदारों के साथ,
अब इस सूरत हाल में हमने देखा है, माजी में तारीख से भी देखें तो इस तरह पे सियासतदानों को इलेक्शन के मैदान में नहीं आने दिया जाता। जी मुजम्मिल। रूमी साहब, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वापस आकर एहतसाब की बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3 बार क्यों निकाला, इसका जवाब लेना चाहिए, तो अगर इसी बयानिए से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो एक रास्ता बना था उनके लिए और वो आके वही रिपीट कर रहे हैं, तो ये बातें तो फिर खान साहब भी कर रहे थे, फिर फ़र्क क्या है? जी कोई फर्क नहीं है। यही अनफॉर्चुनेटली यही अफसोसनाक बात है कि हम एक विशेष साइकिल में पाकिस्तान और उसकी सियासत जो है वो मुक़य्यद है कई दहाइयों से। ये तो अभी की हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ, इमरान खान, इससे पहले भी ये होता रहा है। हमने देखा 1950 की दहाई में, 1990 की दहाई में ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये चलती रहती, म्यूजिकल चेयर्स का गेम है। बात ये कि जहां तक नवाज शरीफ का मामला है, देखिए नवाज शरीफ ना तो खुद अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर गए थे और वो अब आए हैं, उनके लिए रास्ता साफ हुआ है, तो वो एक तरह से जो उनके साथ गलत जो कुछ किया गया था वो उसकी कोर्स करेक्शन हो रही है जी। लेकिन क्या वो सब ये करवा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ? मेरे ख्याल से उनका रोल सानवी है और वो ये नहीं करवा रहे, ये करवाने वाले और हैं, और करवाने वाले वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक मसनद पर बिठाया, पूरी उनकी इमेज साजी की, उनकी शख्सियत साजी की, और फिर उनको एहसास हो गया जब इक़्तिदार उन्होंने दिया, उनको दिलवाया कि ये इससे तो मामला नहीं बनेगा, फिर उन्होंने अब उसको खुद ही कर्टेल करना शुरू कर दिया है। और बात यह है कि मैं तो ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को भी, चूंकि वो इस मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं और ठीक है कि उनको बड़े वो उनके मसाइल रहे हैं इमरान खान से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, लेकिन उनको अब एक फर्क तरह की सियासत जो है उसका आगाज करना चाहिए। लेकिन वो बिलावल साहब तो यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बिलावल साहब तो यही कह रहे हैं वो वापस भी आए तो वो वही करेंगे जो 3 बार पहले किया, यानी कि कन्फ्रंटेशन। देखिए मुजम्मिल, ये इसमें हकायक को सामने रखना चाहिए। क्या कन्फ्रंटेशन नवाज शरीफ की तरफ से हुई थी या दूसरी साइड से हुई थी? अगर आप तीनों उनके अदवार के हकायक देख लें तो वो कॉन्फ्रंटेशन कहीं और से स्टार्ट होती थी। अब सवाल ये कि नवाज शरीफ ने तो नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि करगिल की जंग जो थी 1999 में, वो तो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर छिड़ी गई थी और उसमें जो कुछ हुआ उसका फॉल आउट हुआ वो नवाज शरीफ के ऊपर हुआ। उससे पहले भी उनका दौर देख लें, 1990 में इसहाक खान के साथ लड़ाई हुई थी तो उसमें अपने वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो इख्तियारात इस्तेमाल करता है वजीर आजम पाकिस्तान में तो उसे कहते हैं कि आपकी तो जरूरत कैसे हुई कि आप अपने इख्तियारात जो है उनको इस्तेमाल करें। लेकिन तब आए भी IJI के प्लेटफॉर्म से थे ना? जी आए बिल्कुल थे, ये बात दुरुस्त है और आज भी उनके ऊपर वही इल्जाम जो है वो दोहराया जा रहा है कि अभी भी वो किसी की मर्जी से आ रहे हैं। लेकिन देखिए वो 1990 के जो नवाज शरीफ थे और 2023 के नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। अच्छा। ना सिर्फ उनकी सियासी सोच का इर्तिका हुआ है, उनकी सियासी जो जिसे कहना चाहिए ओरिएंटेशन का इर्तिका हुआ है, बल्कि पाकिस्तान भी बदल गया है। ये वो वाला नवाज शरीफ तो नहीं है कि जिसको कि अब उस तरह से एक जो क्या कहना चाहिए बिल्कुल ही वो हिज मास्टर्स वॉइस बन के आएगा, अगरचे एक टैक्टिकल समझौता करते। देखिए पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इस तरह से है कि कोई भी शख्स हो, कोई भी पार्टी हो, उसको पाकिस्तान की जो जमीनी हकायक है उनके साथ मिलकर ही इक़्तिदार हासिल होता है। रूमी साहब ये बताइए, बहुत से नहीं हो सकता। जी, बहुत से सीनियर लोग जैसे जावेद हाशमी साहब हैं, एतजाज अहसन साहब हैं, वो ये कहते हैं कि उनको तमाम पार्टियों के जो स्पेयर हेड्स हैं, बड़े लीडरान हैं, इनमें से कोई भी बतौर वजीर आजम नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खान साहब, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, कोई भी नहीं। आपको भी लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बड़ा वाजे इस वक्त इशारा है, अगर नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं बनना होता तो वो वापस आते ही क्यों? पहली तो ये बात है। और दूसरी ये बात है कि इस वक्त जो उनकी अपनी जो पार्टी है उसको मुत्तहिद करने में उनका रोल सबसे कलीदी है। आपको पता है कि PMLN बाकी दीगर बड़ी पार्टियों की तरह उनमें कई धड़े, कई कैंप्स होते हैं। एक सेंट्रल लीडर जो होता है वो सारों को जमा करके एक पार्टी को मजबूत पोजीशन में लाकर इंतखाबी मैदान में उतरता है। नवाज शरीफ का वही इस वक्त रोल है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आखिर में ये कहे कि वो किसी और को नॉमिनेट कर दें, और वो अगर नॉमिनेट करेंगे भी तो जैसे पहले शहबाज शरीफ बने थे वही ऐन मुमकिन है। यही दो ऑप्शन मुझे तो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक शायद खकान अब्बासी होती थी, बड़ी अच्छी ऑप्शन,
वो PMLN से अब उनकी राहें कुछ लग रहा है कि अलग हो रही हैं या अच्छा। हो चुकी हैं। रोज ही कोई ना कोई इत्तला आती है, लेकिन ये कि वो तो अब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उम्मीदवार जो है वो मियां साहब खुद ही हैं या उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ, अगर मियां साहब नहीं एक्सेप्ट करते ये वाला रोल, PTI लेकिन शवाहिद जो है आसार सही। पीटीआई का जो मुस्तकबिल है उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी वर्चुअल जलसा हुआ है, आपको लगता है कि गैर ज़रूरी तौर पे ये इंटरनेट स्लो हो जाना, इससे तो समझ यही आती है कि शायद मज़ीद पॉपुलैरिटी उनको जो है प्लेट में रख के दी जा रही है कि एक इनसिग्निफिकेंट चीज़ को भी आप इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना देते हैं, इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि वो ड्यू टू इट्स बैनिंग वो उसके बाद में ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाती है उसको। आपने बिल्कुल सही बात कही मुजम्मिल। देखिए सेंसरशिप जो है ना वो एक डबल एज्ड सोर्ड होती है, और हमने देखा है पाकिस्तान में भी दुनिया भर में कि जहां जहां इसका इतलाक होता है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, बैकफायर कर जाती है। पीटीआई के वर्चुअल जलसे को नाकाम बनाने के लिए पूरे मुल्क को में इंटरनेट को स्लो किया गया, मुबैना तौर पर पाकिस्तान की आलमी लेवल के ऊपर जगहसाई हुई, सवालात उठे हैं हर जगह, और उससे क्या फायदा हासिल हुआ? कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। यही बात है कि ये वाले जो हथकंडे हैं, किसी को बैन कर देना, सेंसर कर देना, इत्तलाआत को रोक देना, इसका कोई फायदा नहीं होता। और मैं चाहता हूं और आपके प्लेटफॉर्म से यही दोबारा से अपील करता हूं कि ये माजी में भी ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए इनका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए नवाज शरीफ के ऊपर भी तकरीरों पे पाबंदी थी, आज अल्लाह की शान है कि वो हर टीवी के ऊपर उनकी तकरीरें दी जा रही हैं और आ गए ना वापस। पीटीआई भी एक बड़ी पार्टी है, एक उसकी अवामी मकबूलियत है, उसके पीछे बहुत सारे लाखों करोड़ों वोटर मौजूद हैं। अभी उसके ऊपर सख्त वक्त आया हुआ है और 1-2 साल की बात है, हालात बदल जाएंगे। सवाल ये है कि इससे जो ये करने वाले होते हैं, जो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज माजी में कामयाब नहीं हुई तो वो आज क्यों होगी और वो कल क्यों होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूमी साहब, आपने वक्त दिया। और कहना उनका यही था कि लगता यही है कि 8 फरवरी की तारीख है। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर जो कहा कि ये पत्थर पर लकीर है, फिल वक्त उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी है, लेकिन इंतखाबात के डिले के लिए भी बहुत से हल्के ऐसे हैं जो कि सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मसाइल उनको दरपेश हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया पे और न्यूजीलैंड जाने से पहले, उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो पहले वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के फैंस थे वो मायूसी का शिकार हुए, सेमीफाइनल के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन उसके फौरी बाद जो ऑस्ट्रेलिया का टूर शुरू हुआ है उसमें भी पहले टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ी डिफीट हमने फेस की। इसके बाद दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो T20 मैचेस के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसके अंदर भी बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों को अवॉइड किया गया है वो किस बेस पे किया है, और 3 विकेट कीपर्स भी आपने रखे हैं, इसकी क्या वजह है। कंट्रोवर्सीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने घेरे में लेकर बैठ गई हैं। उसकी वजह यह है कि मुबैना ऑडियो लीक्स की भी बात की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, ये फ़िलहाल तो जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर जो पहली डिफीट सामने आई है, आपको क्या लगता है कि कितनी मुश्किल होगा ये नए कप्तान के लिए इससे रिकवर करना, क्योंकि मोमेंटम जो है वो जो चाह रहे थे बन जाए वो बनता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। दरअसल मामला ये है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जो भी कप्तान जाता है वो कुर्बानी का बकरा बन जाता है, और मुझे भी लग रहा है कि कहीं शान मसूद अगर ये सीरीज खुदा न खास्ता 3-0 पाकिस्तान हारता है तो सारा नजला शान मसूद पर गिरेगा। आप देखें ना कि पहला टेस्ट हारने के बाद अब वो T20 स्क्वाड में उन्हें शामिल नहीं किया गया है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगा, तो ये उन्हें नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जिस अंदाज से पहला टेस्ट मैच, पर्थ का टेस्ट मैच पाकिस्तान खेला, 360 रन से उससे शिकस्त हुई। हमारी टीम दूसरी इनिंग्स में 31वें ओवर में सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। उसने बहुत सारे सवालात को जन्म लिया, बहुत सारी उठक पटक हुई, बहुत सारी चेंजेस हुई। मोहम्मद हफीज, अगर मेरी जाती राय में वो सिलेक्टर ज्यादा बेहतर थे, लेकिन उनको डायरेक्टर बनाकर भेज दिया गया, जबकि उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की है। फिर उन्होंने और लोगों को बुला लिया, इंग्लैंड के एडम होलियाक आ गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के एक साइमन हेमलेट वो आ गए, बहुत सारे लोग आए।
लेकिन हफीज को इतना तजुर्बा नहीं है। और फिर आपने 11 रुकनी टीम का जो इंतखाब किया उसमें आपने एक स्पिनर को भी शामिल नहीं किया। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, नेथन लॉयन ने अपनी 500 विकेटें भी मुकम्मल की, उन्होंने 5 विकेटें ली पूरी इस मैच में। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो टोटल 15 विकेटें ली उनमें से 12 विकेटें 2 डेब्यूटेंट ने हासिल की, जिसमें से 7 विकेटें आमिर जमाल की थी और 5 विकेटें खुर्रम शहजाद की थी। आपका स्पिनर जिसको आप रिलाई कर रहे थे सलमान अली आगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेटेजी में फुकदान था, हिकमत अमली का फुकदान था, और आपने सही तरीके से सही टीम नहीं खिलाई, जिसकी वजह से आपको इस हजीमत से दो चार होना पड़ा। इकबाल साहब, लेकिन ये जो इंजरी हुई है अहमद की, उस पर भी बात की जा रही है कि उसकी वजह से स्पेस से क्रिएट होगी। मैं इस पर आता हूँ। शोएब जट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शोएब, आप बताइएगा, ये जो 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है वहाब रियाज साहब ने, इसमें एक तो 3 कीपर्स का होना और उसके बाद में ये कहा जाना कि जो पहले कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको अवॉइड किया या रेस्ट दिया है। आपको लगता है मेरिट पे हुई है सिलेक्शन? ये देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें इस स्क्वाड को जो अनाउंस किया गया है तो आपको जूनियर और सीनियर का मिक्सर नजर आएगा, बट मीनवाइल इसकी कंपोजिशन को देखें तो यकीनी तौर पे फिंगर क्रॉस होती हैं। 5 ओपनर्स वहां पे मौजूद हैं, 3 विकेट कीपर बैटर जो है वो वहां पे मौजूद हैं, इसी तरीके से 3 स्पिनर्स मौजूद हैं। तो ये तादाद तकरीबन 11-12 तो ऐसी बन जाती है। और अमूमी तौर पे 15 रुकनी स्क्वाड होता है, फिर शायद लग रहा है कि 2 लोगों को एडजस्ट किया गया है। जो मेरी इत्तलात है, हसीबुल्लाह को बिल्कुल आखिरी मौके पे इसमें टीम में सिलेक्ट किया गया है। कुछ और खिलाड़ी थे जिनको शामिल करवाने के लिए जो है वो कोशिशें हो रही थी, लेकिन उनको नहीं शामिल किया गया। और इसी तरीके से आपको ये बात समझनी होगी कि अब 19 मैचेस हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको तैयारियों का एक भरपूर मौका मिल रहा है। माजी में जो आप नहीं कर सके 3 साल जो आपको करना चाहिए था, अब आपके पास मौका है कि आप अपने यंगस्टर्स को मौका दें। कब तक हम नहीं, लेकिन शोएब मोहम्मद हारिस को क्यों अवॉइड कर दिया? उनका कसूर क्या था? देखिए, मोहम्मद हारिस के जो नंबर थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, जो उनके 9 मैचेस मिले हैं, आप उनको देखें वो किसी तौर पे जस्टिफाई होते ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उनको मौका ऑन एंड ऑफ मिला, एक तवातर से मौका नहीं मिला जिस तरीके से माजी में खुशदिल शाह को मिलता रहा है, आसिफ अली को मिलता रहा है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, बट जो मौके मिले उसमें भी वो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सके। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं वही बात कर रहा था कि हमें एक बात समझने की जरूरत है। अगर अभी हमने टेस्ट जो है वो हारा है, हमारे पास एक्सपीरियंस शाहिनशाह अफरीदी के होते हुए भी अगर हमने हार दिया है, तो फिर हम यंगस्टर्स के साथ भी तो जाके हार सकते हैं। अगर नतीजा हार ही आना है कि आप एशिया कप में भी हार रहे हैं, आप वर्ल्ड कप में भी हार रहे हैं, आपको अफगानिस्तान भी हरा रहा है, कभी आपको जिम्बाब्वे हरा रहा है, कभी आपको छोटी टीम मुश्किल में डाल देती है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें अपनी ओल्ड गन्स को कहना चाहिए। एकदम आप थैंक यू नहीं कह सकते, तो आप यंगस्टर्स ग्रूम तो कर सकते हैं जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंग्लैंड ने किया, इंडिया ने किया। हम इस सोच से, मॉडर्न डे क्रिकेट की सोच से बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब इस सिलेक्शन कमेटी को आपको इतना क्रेडिट जरूर देना होगा कि कम से कम स्क्वाड में यंगस्टर्स आ गए। जो परफॉर्मर जो है साहिब अजहर सुल्तान एक लंबे अरसे से परफॉर्म कर रहा था, उसको मौका दिया गया कि स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। अब टीम मैनेजमेंट पे है कि टीम मैनेजमेंट किसे खिलाती है। लेकिन शोएब, आपने शाहिनशाह अफरीदी का जिक्र किया, उनकी वो पीक दिखाई नहीं दे रही। लोग उनको कह रहे हैं कि ये मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं, 130 से ऊपर नहीं जा रहे। आपको लगता है कि वो भी अपनी फुल फॉर्म में हैं कि वो जस्टिफाई करें जो उनकी रेपुटेशन है इंटरनेशनल स्टेज पे उसको? देखिए, मेरा लगना इसमें मैटर ही नहीं करता। स्टैट्स जो है वो खुद ब खुद सारी कहानी चीख चीख के सुना रहे होते हैं। और शाहिनशाह अफरीदी, ये कोई एक टेस्ट की बात नहीं हुई। आप मेगा इवेंट्स में देख लें कि ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस रही। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का देखें, आपको एक बात मानना होगी कि पाकिस्तान टीम जो है वो पिछले 3 सालों से 2 या 3 अफराद के इर्द गिर्द घूमती है। बॉलिंग का सारा महवर हमेशा आपके शाहिनशाह अफरीदी रहे हैं, बट देखें उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही जब से वो इंजरी से बाहर आए हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने अगर उनका बुमराह जो है वो अनफिट हुआ, उन्होंने पूरा 1 साल उससे रिहैब पे लगाया, उसको मुकम्मल फिट करके वो क्रिकेट में लेकर आए। हमने क्या किया, हम शाहिनशाह अफरीदी को उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो जगह जगह लेकर घूमते रहे। और उसके बाद जब उनको मैदान में उतारा, अगर वर्ल्ड कप में उनकी अपनी वीडियो क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की थी, तो वो हाफ फिट थे, मुकम्मल फिट नहीं थे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो वाला शाहिनशाह अफरीदी नहीं है जो इंजरी से पहले था। इसी तरीके से बैटिंग का हमारा सारा महवर जो है वो बाबर आजम रहे हैं, बट लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। कोई 1-2 मैचेस की बात नहीं है, अब तो 2 मेगा इवेंट गुजर गए, एशिया कप गुजर गया, वर्ल्ड कप गुजर गया, उसके बाद टेस्ट मैचेस को देखें। नहीं, वैसे आज वो वनडे रैंकिंग्स में टॉप पर आ गए हैं दोबारा। देखिए, इन रैंकिंग्स ने ही तो हमें मरवाया है। हमें ये रैंकिंग इस नहज पे लेकर आ गई है कि हम इससे भूल ही गए कि टीम के में जो है वो नंबर 1 खिलाड़ियों की एक भरमार पड़ी हुई है।
टॉप 10 खिलाड़ियों की एक जुम्मा बाजार लगा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम कोई सीरीज नहीं जीत पा रहे। कोई बड़ी टीम अगर फुल स्ट्रेंथ से हमसे आके टकराती है तो वो हम नहीं जीत पा रहे। अगर बाबर आजम दोबारा नंबर 1 हो गए हैं तो उन्होंने तो रिसेंट में कोई क्रिकेट खेली नहीं है अभी, वो तो दूसरी टीमों ने बुरा खेला, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों की बैड परफॉर्मेंस की वजह से इनको ऑटोमेटिक ऊपर आने का मौका अच्छा, ये बताइए, ये जो इंजरीज का सारा तूफान है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ ही क्यों आ गया? हम एहसानुल्लाह की बात कर लेते हैं, नसीम शाह की कर लें, मोहम्मद हसनैन की बात कर लें, और अब खुरम शहजाद जिन्होंने पहले मैच में डेब्यू करके अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनकी भी इंजरी की बात सुनने को मिल रही है। तो क्या हमारा रिहैब काम नहीं करता? जो हिंदुस्तान कर रहा है हम नहीं कर पा रहे? यही मसला है। ये बहुत ही आपने जो है ना वो संजीदा मसले पे जो है वो तवज्जो दिलवा रहे हैं लोगों की, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिनकी तवज्जो होनी चाहिए उनकी तवज्जो है नहीं। 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट में आप देखें कि डॉक्टर टीम के साथ ही नहीं है। इसी तरीके से आप एक और मामले को देखें कि एहसानुल्लाह पाकिस्तान का जो है ना वो बड़ा ब्राइट ऑस्पेक्ट हो सकते थे, आपने उनको मैं समझता हूँ कि स्टेज पे लगा दिया उनका करियर। अगर शाहीन शाह अफरीदी का ऑपरेशन जो है जो रिहैब है वो यूके में हो सकता है, नसीम शाह की सर्जरी यूके में हो सकती है, तो वाई एहसानुल्लाह कि उनके लिए आपने लाहौर में उनकी सर्जरी करा दी। और अब जो हम तक इतलात आ रही हैं, अगर वो इतलात गलत हो, बट जो इतलात आ रही है वो ये कि एहसानुल्लाह का रिहैब भी सही से नहीं हुआ और उनकी जो सर्जरी हुई है वो भी कुछ मुनासिब नहीं हुई। तो ये इस बात की खमाजी करता है कि किस तरीके से जिनका ये काम है वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। शोएब, आखिरी सवाल, ये जो ऑडियो लीक्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, दोबारा इसमें तलहा उस्मानी साहब का जिक्र आ रहा है, और इससे तासुर तो ये मिलता है कि जो कंस्पिरेसी जो आप कह रहे थे कि यारी दोस्ती 11, ये साजिश तो लगता है कि बाबर के अगेंस्ट हुई है। तो ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जो ऑडियो लीक्स में मवाद सामने आया, या फिर फेक है आपको लगता है? देखिए, मुझे तो उसकी क्रेडिबिलिटी का पता ही नहीं है ना, जिन साहब ने लाया आपने चेक तो किया होगा? जी, मैं वहीं आ रहा हूँ कि वो ऑडियो का मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि वो जेन्युइन है। अगर हम उसको कई मरतबा भी सुन ले तो पता चलता है कि वो उसके दरमियान जितनी भी बातचीत हो रही है उस ऑडियो में वो फैसलों के बाद की हो रही है। अगर ये ऑडियो फैसले के पहले की होती तो फिर ये सवाल फिंगर जरूर क्रॉस होती कि शायद इन्फ्लुएंस है। आप उसमें देखें कि एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है और उसमें वो पूछ रहे हैं कि ऐसा उसका क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं कि हमने ये फैसला इसलिए किया। वो फैसलों के बाद की ऑडियो है। मेरे नजदीक उसमें लीक्स वाला तो कुछ भी नहीं था, और ये सारी बातें मेरे अपने इंटरव्यू में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो बरमला कर चुके हैं। दोनों फ्रीकैन इन बातों को कई मरतबा मीडिया में इज़हार कर चुके हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जट हमारे साथ मौजूद थे, और कहना उनका यही था कि जो रिहैब है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वो इतनी तवज्जो से नहीं हुआ, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि बहुत से खिलाड़ी अभी जो परफॉर्म करना चाहिए था, जिनको ऑस्ट्रेलिया जाकर या वर्ल्ड कप में वो दस्तयाब ही नहीं हो सके, परफॉर्मेंस तो दूर की बात है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज कोयटा में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जान अचकज़ई साहब की, जो कि निगरान सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के, और उनकी तरफ से इंकशाफ आज ये सामने आया कि कलअदम BNA यानी कि बलोच नेशनल आर्मी के 70 अफराद ने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और इसके ऊपर जो मेन कैरेक्टर था कमांडर सरफराज मंगलजई का था, और ये भी जान अचकज़ई साहब ने बताया कि बहुत से लोग किस तरह से मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए। लेकिन ऑन द साइड लाइन्स ये सब कुछ होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो तुर्बत से एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो हुआ था वो भी ऑन द साइड लाइन्स जारी है। मारंग बलोच साहिबा इसको लीड कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन भी इसका हिस्सा हैं, और कहा यही जा रहा है कि बालाच मौला बख्श नामी एक नौजवान जिसको CTD की कस्टडी के अंदर अदालत में पेश किया गया था, और उनका मुज़ाहिरीन का क्लेम इस पर यह है कि 21 नवंबर को पुलिस रिमांड हासिल करती है अदालत से, और उसके बाद में बालाच की जो है वो लाश मिलती है, और 3 और लोगों की लाश बरामद होती है। तो उनके मुतालबात इस पर यही हैं कि FIR जो दर्ज की गई है पहले तो वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि क्रैकडाउन किया गया डीची खान में मार्च के शुरका के ऊपर, जो गिरफ्तारियां हुई उनको गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ दिया गया, लेकिन FIRs अब भी उन पर बरकरार हैं। ये लॉन्ग मार्च जारी है, और इसको नेगोशिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर चुकी है, लेकिन फ़िल वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उनका क्लेम यही है कि हमने तमाम मुतालबात पर अमल दरामद कर लिया है, लेकिन जहाँ तक इन प्रोटेस्टर्स का ताल्लुक है जो एहतजाज कर रहे हैं वो अपने मुतालबात पर कायम है, उनका एहतजाज जारी है। और ये लॉन्ग मार्च जो तुर्बत से शुरू होता है ये अब भी आगे बढ़ता हुआ जनूबी पंजाब तक पहुँच चुका है।
इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, वाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत के। शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जो तुरबत से एक एहतजाज का लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ, DI खान में ये पहुँच चुके हैं, तो मुतालबात इनके हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्या कर रही है? देखिए, इनके मुतालबात हल हो चुके हैं। इन्होंने प्रॉप यानी तहकीकात का मुतालबा किया था, जिसके लिए कमेटी फॉर्म है और वो तहकीकात कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने इल्जामात लगाए वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड किए हैं। अब समझ नहीं आता कि ये आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं। रही ये बात कि एहतजाज और सिविल राइट और ये तमाम बातें उस वक्त इनको याद नहीं आ रही थी जब तुरबत ही में यही जिनके लिए ये एहतजाज कर रहे थे उन्होंने इतराफ किया कि जो तुरबत में मजदूर शहीद हो गए थे वो उन्होंने कत्ल किए हैं। इसके अलावा ये कभी एहतजाज नहीं करेंगे उन लोगों के लिए जो कोस्टल हाईवे पे 5 लोग शहीद हो गए थे। तो ये मैं हैरान हूं कि क्या वो जो मजदूर वहां पे थे उनके हकूक नहीं थे? क्या जो कोस्टल हाईवे पे शहीद हो गए उनका नाम किसी ने नहीं सुना था? क्यों कर ये समझते हैं कि रियासत पागल है, कि ऐसी रियासत खुदा ना करे जो उन लोगों को भी माफ करने के लिए तैयार है जिन्होंने कत्ल किए हैं, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। तो आम लोगों को उन्हें उठाने की या उनको कत्ल करने की जरूरत क्या है? अचकज़ई साहब, लेकिन वो एक क्लेम उनका ये है कि जो प्रोटेस्ट को जो लोग वेलकम कर रहे थे, पहले उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ DG खान में, अब उनको छोड़ तो दिया लेकिन FIR जो है वो वापस नहीं हो रही। पहली बात ये कि ये हमें बताएं कि इनका एजेंडा क्या है। अगर एजेंडा जिन लोगों के खिलाफ इनके मुतालबात है वो करना, वो तो हो गया है। दूसरी बात ये कि ये समझ से बालातर है कि ये किस कीमा पे एहतजाज कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। अगर मकसद उनके मुतालबात है तो उसमें जिस तरह मैंने इशारा किया वो हल हो चुके। अब रही ये बात कि वो जाना चाहते हैं जिधर भी जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान ने इनके मुतालबात माने हैं। और आज जो एक अहम कमांडर दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में मुलविस था, स्टेट ने उनको भी कौमी दहारे में शामिल होने की इजाजत दी, उनको माफी दी। ये पहली दफा जो है इस लेवल पे रियासत ने माँ की तरह जो है सलूक किया। तो रियासत आम लोगों को जो इनका दावा है क्यों उठाएगी? अजीज साहब, इसके अलावा जो बालाच मौला बख्श के हवाले से वो बात करते हैं, तो FIR तो हुई उस सारी सूरत हाल पे CTD की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसमें नाम गलत लिख दिया पहले, या फिर वो सही तरह से FIR की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, इसीलिए एहतजाज जारी रहेगा। ये पहली बात तो ये कि बालाच ने 11 एतराफात किए कि उन्होंने 11 इंसिडेंट्स जिसमें रियासत पाकिस्तान पे हमले हैं दहशतगर्दी के, उससे एतराफ किए हैं। एतराफ किया है कि जो मजदूर शहीदों वहां पे उनमें ये मुलविस था। तो पहली बात तो ये कि जिसके लिए ये खड़े हैं, ये जिसके हकूक की बात कर रहे हैं, वो एक प्रूवन दहशतगर्द था। क्यों इनको आप ये पूछें कि जो तुरबत में पंजाबी मजदूर वहां पे मजदूरी के लिए आए थे, पुलिस स्टेशन में उन्होंने पनाह लिया था, उनको कत्ल करना जायज था? क्या उनके हकूक नहीं थे? क्या वो हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं थे? क्या उनके खिलाफ जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए था? क्या उनका कोई सिविल राइट मूवमेंट नहीं आना चाहिए कि उनके लिए उनको कोई एहतजाज नहीं आया? कोई बलोच पार्टी जो ये जैसी जो इनकी ये फोरम है, इनमें से किसी भी बंदे ने उनके लिए एहतजाज क्यों नहीं किया? क्या वो कोई लेसर गॉड के लोग हैं? क्या वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं? तो जहां पर हमने इनके मुतालबात माने हैं, इनके इस एहतजाज का कोई जवाब हमें समझ में नहीं आता। अचकज़ई साहब, लेकिन बिल्कुल आपका जो मौक़िफ़ इस पर है, ये मार्च जो है वो अब जारी है, तो सलूशन की तरफ ये चीज़ कैसे जाएगी अगर वो भी मुतालबात वापस नहीं ले रहे? आप कह रहे हैं ये एड्रेस हो चुके हैं, इसको हल कौन करेगा? एहतजाज ये करते रहे, ये आज़ाद मुल्क है, इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हमें ये बताया जाए कि रियासत पाकिस्तान जिन्होंने गुलजार इमाम शंबे जैसे एक दहशतगर्द को भी माफ़ी दी, कौमी दहारे में शामिल किया, जो कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, इसी तरह आज सरफराज बबुलजई को जो है माफ़ किया, उनके 70 लोगों को एम्ब्रेस किया, वेलकम किया। तो रियासत को ब्लेम करना किसी और का एजेंडा हो सकता है, ये किसी और एजेंडे के को पुश करने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं, ना कि किसी के सिविल राइट्स और उनके हकूक के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई साहब हम मौजूद थे। उनका कहना यही था कि जो मुतालबात हैं प्रोटेस्टर्स के उनको मान लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर ये एहतजाज जारी है तो वो उनका राइट है कि वो एहतजाज करें, लेकिन जो मुतालबात वो कर रहे हैं
उसमें से बेशतर ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से, बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से एड्रेस कर लिया गया है। वेलकम बैक। आज प्रोग्राम में जो तुर्बत से एक लॉन्ग मार्च शुरू हुआ उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मसाइल हैं सिलेक्शन पर और जो इंजरीज़ हैं खिलाड़ियों की उसको डिस्कस किया। लेकिन सियासी मौज़ूआत पे जो हमने गुफ्तगू की उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आगे आने वाले दिनों में होने जा रही है वो ताहयात नाअहली केस के हवाले से है। अब देखना ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या ऐसे हालात पैदा हो पाते हैं जिसमें उनके लिए सियासत में दोबारा फॉर्मली हिस्सा लेने का, इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार होता है। इसके साथ साथ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से बैरिस्टर गौहर का ये कहना कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इस पर भी देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कोई स्पेस मिलती है तहरीक इंसाफ को, बिलखसूस बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से और बल्ले के निशान से इंतखाब में हिस्सा ले सकें। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब का इंतज़ार बहुत से पार्टी के कारकुनान और जो वोटर्स हैं वो भी कर रहे होंगे। और नवाज़ शरीफ साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तातीलात हैं उससे वापस आने के बाद इस केस की सुनवाई के साथ शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।